हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि 15 तारीख को जो है ना ऑफिशियल मॉडल पेपर यहाँ पे इंटरनेट पर पब्लिश किया था। तो उसी के आधार पर जो है ना हम आप लोग को इसी तरह जो है ना 5 मॉडल सेट कराएंगे ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना तो क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का इंटरनेट पर आधारित मॉडल पेपर को अगर आप पढ़ लेते हैं, एक एक मॉडल पेपर में सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे जो है ना दोस्तों 60 से 70% क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से ही आएगा। इसीलिए जो है ना दोस्तों आप लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है ना, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा हम आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप ये मॉडल पेपर को मार्केट से परचेस करते हैं तो यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं इसका प्राइस कितना लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताते हैं, अगर इसको मार्केट से अगर आप परचेस करते हैं ना तो इसका प्राइस यहाँ पे अराउंडली यहाँ पे 200 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना डिस्काउंट करके 120 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, 120 या 150 रुपया मिल जाता है। ठीक है, अगर आप ये बचाना चाहते हैं, इनकम इस रुपया को अगर बचाना चाहते हैं तो आप जो है ना इस मॉडल पेपर को क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर को आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का। और इनके साथ साथ ये भी बताएंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जितने भी मॉडल पेपर है ना, प्रत्येक मॉडल पेपर का यहाँ पे 5 सेट दिया गया है। तो हालांकि यहाँ पे जो पहला सेट था, जो ऑफिशियल मॉडल सेट था, उसका सोल्यूशन जो है ना अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। ठीक है, 12 तारीख को ये डाल दिए थे सोल्यूशन, जिस दिन लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना साइंस का दूसरा मॉडल सेट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ऑफिशियल मॉडल सेट विज्ञान का पढ़े हुए हैं, क्लास जो किए थे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। वही क्वेश्चन है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नांकित में किसका अपूर्णांक अधिक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है। तो ये सारा प्रश्न जो है ना हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये कि विज्ञान का पहला मॉडल सेट को हम पढ़ा चुके हैं। तो फ्रेंड ये जो है ना विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर को लेके आ चुके हैं। जब भी आप मार्केट में मॉडल पेपर को खरीदिएगा तो आप जो है ना इसको कैसे चेक कीजिएगा ये ऑफिशियल है कि नहीं है। तो ये यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं, जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर अगर आप वो आपका अवेलेबल है, या फिर इसको जो है क्वेश्चन से पढ़ करके समझ सकते हैं, जैसे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये जो है ना इंटरनेट वाला ऑफिशियल मॉडल सेट है ना, ये प्रथम सेट है। इसी तरह यहाँ पे आपको जो है ना टोटल यहाँ पे 5 सेट मिल जाएगा, और एक एक सेट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो है ना एक एक सेट को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो आप हम गारंटी देते हैं कि 60 से 70% जो क्वेश्चन आते हैं ना यही मॉडल सेट से ही आएंगे। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, हम जो है ना 3-4 से जैसे यूट्यूब में पढ़ाते हैं, तो प्रत्येक ईयर में ये मॉडल पेपर जो है ना लास्ट टाइम में सभी विद्यार्थियों को प्रोवाइड पढ़ाते हैं। वो विद्यार्थी अगर आप सभी ये मॉडल पेपर को पढ़ लेते हैं ना, तो वो विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते ना, तो अच्छे नंबर से वो क्या करते हैं, फर्स्ट डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का जो प्रथम यहाँ पे मॉडल सेट यानी कि दूसरा मॉडल सेट यहाँ पे विज्ञान का लेके आ चुके हैं। इससे पहला वाला मॉडल सेट जो भी विद्यार्थी नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें भी आपका 1 से लेकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी मॉडल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर में जुड़ जाइए, क्योंकि हम जो है ना मॉडल पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। वहाँ से आप जो है ना हमारे वेबसाइट के माध्यम से फटाफट से मॉडल पेपर को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। हम जो है ना आपको एक एक प्रश्न जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे यहाँ पे कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं प्रश्न देख रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न हम जो है ना हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पे क्लास करते हैं डेली। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का ये प्रश्न दिया गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो ये अवतल दर्पण का बना होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त वस्तु या फिर सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि आपका जलता हुआ बल्ब हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या होते हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। सिंपल बात है, अगर आप फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, चाहे वो उत्तल लेंस रहे या फिर अवतल लेंस रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि एक लेंस की क्षमता +10 डायप्टर है तो इसका नामायांतर होगा, यानी कि इसका फोकसांतर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग फोकस दूरी भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो ये लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की क्या होती है, वैधकर्म होती है। ठीक है, वैधकर्म अनुपातीय होती है और ये फोकस दूरी हमेशा किस में होती है दोस्तों, मीटर में होती है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, नामायांतर। कहने का अर्थ यहाँ पे आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी कि फोकसांतर पूछ रहा है। चलिए हम लोग इसको फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/P हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो फोकस दूरी हो जाएगा ये अब लेंस की क्षमता का वैधकर्म हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 1/P का मान यहाँ पे 10 डायप्टर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 0 के बदले में 1 है तो 1 ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 के बदले में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 0.1 डायोप्टर हो जाएगा। और लेंस यहाँ पे जो है ना मीटर में यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि फोकस दूरी हमेशा मीटर में होगा। ठीक है, यानी कि 0.1 मीटर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो 1 एंगस्ट्रम होते हैं किसके बराबर होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो भी व्यक्ति अबिंदुकता से यहाँ पे पीड़ित हो जाता है तो उस व्यक्ति को किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, तो सिलेंडरी लेंस होता है। ठीक है, सिलेंडरी लेंस, जिसको हम लोग बेलनाकार लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, और जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति को किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है, तो बायफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है, नियर फार पॉइंट जिसको हो जाता है, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके उसको वो संशोधित कर सकता है। ठीक है, और जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो वो व्यक्ति उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके उसको संशोधित कर सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध है। इसको हम लोग किस में जोड़े हैं, पार्श्वबद्ध में इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 को प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको किस क्रम में जोड़ना है, पार्श्वबद्ध में जोड़ना है। तो पार्श्वबद्ध में जोड़ने के लिए इसके लिए एक स्पेशली फॉर्मूला होता है समतुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। तो फ्रेंड फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 1/R बराबर हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको सभी को पता होना चाहिए। जब प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध में जोड़ने बोलेगा तब इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग यहाँ पे R1, R2 और R3 का यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 1/R को ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद 1/R1 का मान यहाँ पे दिया गया 5 ओम, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 ओम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि R2 का वैल्यू यहाँ पे 10 ओम है, तो यहाँ पे 10 ओम लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1/R3 का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 ओम दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30 ओम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 1/R को ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5, 10 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो कितना एलसीएम प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 5 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/R बराबर हो जाएगा 6, 3, 9 और 1, 10, यानी कि 10/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सीधा कीजिएगा ना, 1/R को जब सीधा कीजिएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी सीधा हो जाएगा, यानी कि 30/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 3 टाइम्स में यहाँ पे R का मान 3 आ गया। ठीक है, 3 यानी कि 3 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, तो यहाँ पे 3 ओम, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आपके एग्जाम में जो है ना फिजिक्स से एक ना एक प्रश्न न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसलिए इस तरह के प्रश्न को अच्छी तरीके से आपको ध्यानपूर्वक याद करते हुए जाना है और इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित है। ठीक है,
इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर मार्केट में आया हुआ है उसी मॉडल पेपर को यहाँ पे 100% सही और सटीक आंसर बताते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके बुक में जो है ना काफ़ी सारे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आंसर शीट में आंसर गलत रहते हैं। तो यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक एंगस्ट्रम जो बराबर होता है ना 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति अबिंदुकता से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को सिलेंडरी लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं इसको। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप फटाफट से सोल्व कीजिए, कॉपी कलम उठाइए और मेरे साथ यहाँ पे सोल्व कीजिए। ये मैथ्स का प्रश्न है। यहाँ पे चित्र के अनुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्रकार का फिगर है, इससे जो है ना 1.5 ओम का यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पे 10.5 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ये दोनों प्रतिरोध जो है ना श्रेणी क्रम में लगा हुआ है और इससे जो है ना 6 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पे धारा प्रवाहित करते हैं, वोल्टेज देते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे इसका धारा का मान क्या होगा, यानी कि ए पूछ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो R बराबर हो जाएगा R1 + R2। कहने का अर्थ है R1 का मान यहाँ पे 10.5 जो कि पहला प्रतिरोध है, इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध का मान 1.5 दिया गया है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 ओम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 12 ओम। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग 6 वोल्ट ये एक तरह का विभवांतर है जो विद्युत विभव, इसका मान कितना है 6 वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि धारा का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए V बराबर क्या होता है दोस्तों IR होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे I को ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे R गुना है तो ये पे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में आएगा तो ये बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा ना, यानी कि I बराबर V/R हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा V का मान कितना है दोस्तों, वोल्टेज यानी कि 6 वोल्टेज, यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पे R का मान देखिएगा कितना दिया गया, 12 ओम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे V बराबर IR है तो यहाँ पे हमको I की जरूरत था, तो I को ऐसे छोड़ दिए तो यहाँ पे V/R हो जाएगा ना। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 6 का 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मान कितना आ गया है, 1/2 आ गया। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, यानी कि यहाँ पे कंडक्टर आपको पहचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर है। इनके अलावा अभ्रक हो गया, कांच हो गया और चीनी मिट्टी, इससे इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव नहीं होगा, इसीलिए एक प्रकार का क्या है, कुचालक है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराया दोस्तों, यहाँ पे ऊपर की ओर थोड़ा करते हैं। देखिएगा प्रश्न ये कराया कि एक तार को खींच करके उसकी लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे जब भी तार को खींचेंगे उसका लंबाई को क्या करेंगे, 2 गुना बढ़ा देंगे, यानी कि ये तार है, इस वायर को क्या करेंगे, इसको खींच करके 2 गुना लंबाई कर देंगे। यहाँ पे 1 मीटर है तो इसकी लंबाई कितना कर देंगे दोस्तों, 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे टोटल लंबाई 2 गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और फटाफट से आप लाइव चैट में ही कमेंट कीजिए एक एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि विद्युत मोटर की दिशा आधारित है, ठीक है, यानी कि ये विद्युत मोटर की जो दिशा आधारित होता है किस पे होता है, तो आर्मेचर के घूर्णन पर आधारित होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो फ्रेंड जो आवर्त सारणी होते हैं इसमें कितने आवर्त होते हैं, तो कितना आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को जो है आखिरी मौका है, यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का समय काफी नजदीक है। जो विद्यार्थी कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो ये ऑफिशियल मॉडल सेट को जरूर पढ़िएगा दोस्तों।
चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए एलपीजी गैस का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, बायोगैस का उपयोग भी ईंधन के रूप में करते हैं, और यहाँ पे कोयला का उपयोग भी हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। लेकिन ये सीएनजी का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में नहीं करते। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जो वाहन होते हैं, भारी वाहन, उसमें किया जाता है ईंधन के रूप में। और दोस्तों ये सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और एलपीजी का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसको हम लोग द्रवित प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये कोयला क्या होते हैं? अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी यानी कि फोकसांतर। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो लेंस की क्षमता होती है ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि P बराबर 1/f मीटर होता है। और दोस्तों ये हमेशा किस में होता है? मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया इसको हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। यहाँ पे 2D क्षमता यानी कि P का मान कितना दिया गया है? 2D दिया गया। एक काम करते हैं, हमको जिसकी जरूरत है ना, जिसको हमको ज्ञात करने का आवश्यकता है, तो इसको जो है ऐसे छोड़ देंगे, यानी कि इसको लिख लेते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में ना, यानी कि यहाँ पे फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात होगा। ठीक है, इसको चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो यहाँ पे P इसके साथ गुना में है, तो ये आपका 1/a के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि 1/p हो जाएगा। यानी कि अभी फोकस दूरी क्या हो गया? ये लेंस की क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा लेंस की क्षमता कितना दिया गया? 2 डायप्टर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से क्या करेंगे दोस्तों? इसको 100 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में आंसर नहीं रहता, अगर मीटर में रहता, तो यहाँ पे इसको 100 से भाग नहीं करते। चलिए इसको हम लोग फटाफट से हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 50 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? जो कि पहले ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसी में यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र में जो पवन की चाल होता है कम से कम कितना होता है? 15 किलोमीटर प्रति आवर होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में किस अणु में द्विबंधन नहीं है, यानी कि डबल बॉन्डिंग किसमें नहीं है? तो यहाँ पे NH4 में क्या होगा? यानी कि अमोनिया में, ये इसमें क्या है दोस्तों? डबल बॉन्डिंग नहीं है। इनके अलावा अगर सभी को चेक कीजिएगा तो तीनों में क्या निकलेगा? डबल बॉन्डिंग निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण SnCl2 + Cl2 टेंस टू SnCl4 में क्या होगा दोस्तों? इसमें क्या होना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है Cl2 का ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? Cl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि यहाँ पे Cl क्या हो रहा है कि Sn के साथ जुट रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिएगा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पोटास अलग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो पोटास अलग होता है यह एक प्रकार का क्या होता है वही आपको बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह द्विक्लवक होता है। क्या होता है? द्विक्लवन होता है। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोल्ट आपसे बोल रहा है। ठीक है, कौन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोल्ट? इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा NaCl हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक का यहाँ पे रासायनिक सूत्र होता है NaCl। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, गंधीय सूचक यहाँ पे आपसे पहचाने बोल रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया, फटाफट से बता सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, वैनेला यह एक प्रकार का गंधीय सूचक होता है, प्याज भी है, लौंग का तेल भी है, ये सभी क्या गंधीय सूचक है। लेकिन ये शकरकंद ये गंधीय सूचक नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। तो लोहे का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है।
यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है। तो यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो हेलोजन होगा ना दोस्तों कौन होगा, फ्लोरीन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, हेलोजन ग्रुप कहलाते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं, तो किसका दहन होता है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जल का उबलना, यहाँ पे जल का उबलना, जब जल उबल जाएगा तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो यहाँ पे भाप बनता है, यानी कि वाष्प का निर्माण होता है। मोम का पिघलना, तो ये ईंधन के रूप में मोम फिर दोबारा मोम बन सकता है। लेकिन पेट्रोल जब जल जाता है तो इससे पेट्रोल से फिर जलने के बाद इसका कुछ भी ईंधन नहीं रहता, यानी कि एक प्रकार का दहन का अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा मोम का पिघलना एक केमिकल रिएक्शन होता है, जल का उबलना, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, सिलिका क्या है। तो फ्रेंड ये सिलिका एक प्रकार का क्या होता है, उपधातु होते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें क्षैतिज कतार कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की जो संख्या होती है 7 होती है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो उदर्घ कतार होते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार, इसको हम लोग, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, ठीक है। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। और क्षैतिज कतार को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको आवर्त कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न एक है कि सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक कौन है, एल्कोहल है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों। एल्डिहाइड श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है CN+1 CHO होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, मानव में डायलाइसिस थैली है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो मानव में जो डायलाइसिस थैली है ना कौन है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेफ्रॉन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड दीवारों को सफेदी करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, यानी कि वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है। तो 0.03% CO2 गैस पाई जाती है। और ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो लगभग 21% पाई जाती है। और वायुमंडल में N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 78%। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन दोस्तों, नाइट्रोजन गैस। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। ये जो रेजिन है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बताना है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिए कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड वसा का जो वहन होता है ना शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है, तो लसिका के माध्यम से होता है। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, यानी कि ये जो कवक होते हैं पोषण की कौन सी विधि के द्वारा ये पोषण प्राप्त करती है। तो मृतजीवी पोषण विधि के द्वारा ये अपना पोषण प्राप्त करती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो ये कोशिका झिल्ली जो होती है ना दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है। तो वृद्धि हार्मोन हम लोग यहाँ पे पाद में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे कि जिबरेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, एथिलीन हो गया, उसके बाद यहाँ पे और भी हार्मोन होते हैं साइटोकाइनिन जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक, एब्सिसिक एसिड होते हैं। तो पाद में 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, जिनमें से ये ऑक्सिन जो होते हैं ये वृद्धि हार्मोन होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड न्यूरॉन के छोटे तंतु को हम लोग क्या कहते हैं,
तो वही आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, माइलिन शीट कहेंगे, जिसको हम लोग ध्रुव मार्क्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बाह्य निषेचन करता है, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले बाह्य निषेचन, अंत निषेचन कौन करता है, गाय करता है, मनुष्य करता है, अंत निषेचन कुत्ता करता है। लेकिन ये जो मेढक होते हैं ये बाह्य निषेचन करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एड्स किसके कारण होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो एड्स होती है वायरस यानी कि विषाणु के कारण से होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो एक्सेस होते हैं। और यहाँ पे नर में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो एक्स वाई होते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के जो आपका साइंस है जो मार्केट में आया हुआ है ऑफिशियल मॉडल सेट, तो उसका जो ना दूसरा पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यानी कि मस्तिष्क का कौन ऐसा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का मेंटेनेंस करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो फ्रेंड शुक्राणु का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है, वही आपको बताना है। तो विल्सन में होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि एम निम्न में से कौन है। तो सबसे पहले आपको बताना होना चाहिए जो दर्पण होते हैं, दर्पण के केस में जो आवर्धन होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं, यानी कि एम बराबर -v/u होते हैं। जहाँ एम क्या होंगे, आवर्धन हो जाएगा, और भी प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, यू वस्तु दूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि एम निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे लेंस है, तो लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन यानी कि जो आवर्धन होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, वो धनात्मक होते हैं, यानी कि m बराबर v/u हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे बताना है कि निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। कहने का अर्थ है आपको पता होना चाहिए जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उसमें हम लोग जो है ना उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में सबसे बड़ी खासियत है कि ये विस्तृत दृष्टि क्षेत्रफल का प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि पीछे से आ रहे वाहनों का जो प्रतिबिंब होता है एक छोटा सा मिरर कवर कर लेता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। और दोस्तों ये उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है। इसे आपको याद होना चाहिए। इसमें तो वर्चुअल इमेज बनता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है, ठीक है। तो फ्रेंड हमारे नेत्र में कौन सा लेंस पाए जाते हैं, उत्तल लेंस पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, ठीक है। तो फ्रेंड नेत्र गोलक का जो व्यास होता है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि तारों का टिमटिमाने का कारण है। तो फ्रेंड जो तारे टिमटिमाते हैं रात के समय में तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि इंद्रधनुष का बनना किस किस प्रकाश की परिघटनाओं का परिणाम है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो इंद्रधनुष बनते हैं बरसात के मौसम में किसके कारण बनते हैं, तो वर्ण विक्षेपण यानी कि स्पेक्ट्रम के रूप में, चाप के रूप में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पर यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो विद्युत विभव का ऐसे मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, कहे या चाहे विद्युत विभव या विभवांतर, इस सब का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है। तो बताइए फटाफट से कमेंट करके। जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है, तो एम्पियर होते हैं। एम्पियर को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, कैपिटल ए के द्वारा दिखाते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, तो कूलम होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो रेजिस्टेंस होते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो ऐसा यूनिट होते हैं ओम होते हैं, और ओम को हम लोग किस प्रकार दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार दिखाते हैं ओमेगा के द्वारा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि लोहे पर जंग लगना क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे लोहे पर जंग लगना क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। संक्षारण का मतलब है क्या होता है, लोहे पर जंग लगना। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मोमबत्ती का जलना है। तो फ्रेंड जब मोमबत्ती जलता है तो यह कौन सा अभिक्रिया करता है, तो यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी का आंसर जो है ना 110% राइट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आपके बुक में जो है ना काफ़ी सारे आंसर गलत है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि 2AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमीन जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या क्या बनाता है, सिल्वर बनाते हैं और ब्रोमीन बनाते हैं, ठीक है। तो इनके साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या हो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों AgBr ये रिएक्ट करके Ag+Br ये दो कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन कहेंगे, और इनके साथ साथ इसमें उष्मा का उत्सर्जन भी होता है। तो ये वियोजन और उष्माक्षेपी ये दोनों तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स शरीर में भोजन का पचना, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का आवश्यकता पड़ता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं। तो फ्रेंड धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, भस्मीय प्रकृति का होता है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पेपर इनमें से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड है ये जो लिटमस पेपर होते हैं ना किस किस से प्राप्त होते हैं, तो थैलोफाइटा से प्राप्त होते हैं, लीचेन से प्राप्त होती है, यानी कि ये दोनों से प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर बोले तो मार्बल, तो मार्बल का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे होता है, यानी कि CaCO3 होता है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि NaOH है। तो फ्रेंड ये NaOH एक प्रकार क्या होते हैं, भस्म होते हैं, क्या होते हैं, भस्म। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि अम्लीय वर्षा में वर्षा जल का जो pH मान होता है ना क्या होता है, 5.6 से कम होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो फ्रेंड ये जो लैक्टिक अम्ल होते हैं किस में पाए जाते हैं, तो दही में पाए जाते हैं। और दोस्तों इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा प्रश्न ये कराए कि मानव शरीर का शारीरिक तापमान होता है, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है दोस्तों नॉर्मली, तो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लेना है, और यहाँ पे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हम सभी विद्यार्थियों का कमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग का यहाँ पे नाम भी लिया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे बताना है कि कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो उत्सर्जन से कौन अंग संबंधित नहीं है, तो ऐसे में तो वृक्क है, अग्नाशय है, उसके बाद यहाँ पे त्वचा भी है, फेफड़ा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अग्नाशय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा भी आपका फेफड़ा है, उत्सर्जन से संबंधित त्वचा भी है, स्किन भी है, स्किन से क्या होता है, पसीना निकलती है, और वृक्क भी है, ठीक है, यानी कि किडनी जिसको कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पित्तरस स्रावित होता है। तो फ्रेंड ये जो पित्तरस होते हैं ना कहाँ से स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है, वही आपको बता देना है, ठीक है। तो कहाँ से स्रावित होगा वही आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे लाल ग्रंथि से, या फिर आंतों की ग्रंथियों से, या फिर पेट से, या फिर लीवर से। तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होगा, लीवर से स्रावित होगा। इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, पाचन तंत्र का सबसे
वृहत अंग कौन होता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो पाचन तंत्र का जो सबसे वृहत अंग होता है ना दोस्तों, क्या होता है, यकृत होता है, यानी कि कलेजा होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है, तो 120/80 होता है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है। तो एंजाइम किसमें नहीं होता वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो पित्तरस होते हैं इसमें एंजाइम नहीं होते, इनके अलावे अमाशय रस से भी एंजाइम उत्सर्जित होते हैं, अग्नाशय में भी एंजाइम होते हैं, लार में भी एंजाइम होते हैं, ठीक है, लेकिन पितरस में एंजाइम नहीं होते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो स्वयं पोषण करता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होता है, तो CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है, जल का आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल और यहाँ पे सूर्य प्रकाश की जो आवश्यकता होती है, यानी कि ये सभी की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का कितने कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया 6, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 होते हैं, और हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 का जो ऑफिशियल मॉडल सेट है, इंटरनेट वाला मॉडल सेट, यहाँ पे दूसरा पार्ट को हल कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग पहला मॉडल सेट को जो है हल कर चुके थे कुछ दिन पहले, जो ऑफिशियल मॉडल सेट था, तो वो उसी के आधार पर ये दूसरा मॉडल सेट है जो आपके मार्केट में आया हुआ है, ठीक है। तो इस मॉडल सेट को आप खरीद सकते हैं, या फिर इसका PDF हम अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। और जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए ना तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। तो चलिए दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए और यहाँ पे आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना ऑफिशियल मॉडल सेट पढ़ सके, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। तो यहाँ पे क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, 6 बजे शाम में जो अभी क्लास किया ही, उसके बाद यहाँ पे 9 बजे रात में भी क्लास होगा जो काफ़ी धमाकेदार क्लास होगा। और यहाँ पे 1 बजे दोपहर में भी क्लास होगा। तो यहाँ पे 1 बजे दोपहर में आज क्लास नहीं हुआ था, इसका मेन कारण है मेरा एग्जाम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे गैपिंग वाला मेरा एग्जाम है, यानी कि 1-2 दिन बाद एग्जाम होता है, तो किसी दिन यहाँ पे क्लास नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ना डेली क्लास होगी, ठीक है। 6 बजे यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में क्लास तो अभी नहीं होती है, फिर यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो 9 बजे रात में तो 110% क्लास होती है, और यहाँ पे 6 बजे शाम में तो क्लास होती है, लेकिन मॉर्निंग में क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी वेबसाइट में जाकर टेस्ट वगैरह नहीं देते तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आप टेस्ट भी देंगे, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा। और मॉडल पेपर तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ही करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।